हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 18 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 17 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौना क्षतिग्रस्त थे। यदि 48 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, यहाँ समान कि बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या जो थी वह थी 100। ठीक है, जिसमें कितना परसेंट है, 20% दोषपूर्ण थे। तो 100 का अगर 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 20% यहाँ से दोषपूर्ण हो गए। फिर आ गए कि 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। शेष का कि 20 जब दोषपूर्ण हो गया तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया 80। और इस 80 का 25% खिलौने जो थे वो क्षतिग्रस्त थे, कि 25% अगर हम निकालेंगे 80 का तो ये हो जाएगा 25 बटा में 100, ये 25 चौके 100 और ये 20 चौके 80, यानी कि 20 जो थे वो क्षतिग्रस्त थे। तो कितना बच गया, अब बच जाएंगे 80 माइनस 20 यानी कि 60। और इसी 60 का जो मान दिया है वह दिया है 4800। यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा, ये 8 छक 48 यानी कि 80। ठीक है, तो कितना माने टोटल खिलौनों की संख्या, वो माने 100, इसलिए 100 बराबर में हो जाएगा 80 इंटू का 100, यानी कि मूल खिलौनों की संख्या जो थी वह थी 8000। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी बिंदु डी इस प्रकार विभाजित है कि बीडी डीसी के आधे के बराबर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि बीडी जो है वो डीसी के आधे के बराबर है, यानी कि बीडी जो है वो डीसी के आधे के बराबर है। यहाँ से बीडी बटा में डीसी हमारा कितना आ जाएगा, बीडी बटा में डीसी आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 बटा में 2, क्योंकि गुना में इधर रहेगा तो हो जाएगा भागा में। यहाँ से बना लेंगे त्रिभुज एबीसी, ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये एबीसी हो गया। और बिंदु डी इस प्रकार विभाजित करता है कि बीडी जो है और डीसी के आधा के बराबर है, यानी कि यहाँ से दोस्तों अगर हम खींचते हैं यहाँ से डी, ये हो गया डी, जिसमें कि बीडी कितना है, बीडी है 1 अनुपात का और डीसी कितना है, यह है 2, यानी ये वाला है 2। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, ये बीसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 1 3 अनुपात का। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक तो काल्पनिक रेखा यानी कि ए से काल्पनिक रेखा ई को डी पर एक तो लंब डालते हैं तो ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का ऊंचाई और त्रिभुज एडीसी का भी ऊंचाई हो जाएगा ई। ठीक है, यहाँ से अगर चलते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये होता है 1 बटा में 2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा बीसी और ऊंचाई ये हो जाएगा ए ई। तो 1 बटा में 2 गुने बीसी कितना है, वो अनुपात का 3, ये हो जाएगा 3 और गुने में हो जाएगा ये ए ई। अब निकालते हैं एरिया त्रिभुज ए डी सी का, एरिया त्रिभुज ए डी सी तो हो जाएगा 1 बटा में 2 गुने बेस, त्रिभुज एडीसी में बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा डीसी। तो डीसी की लंबाई कितना है, 2 है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा अनुपात का 2 इंटू का ऊंचाई, इसका भी हो जाएगा ऊंचाई सेम यानी कि ए ई। तो यहाँ से अगर दोनों का भाग देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा में एरिया त्रिभुज ए डी सी, ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1 बटा में 2 गुने 3 गुने ए ई, यानी कि 3 बटा में 2 इंटू का ए ई। और यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1 बटा में 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से केवल बच जाएगा ए ई। ठीक है, यहाँ से ए से ई कैंसिल आउट, यहाँ से बचा 1, यानी कि यहाँ से आ गया एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा में एरिया त्रिभुज ए डी सी, ये बच जाएगा 3 बटा में 2। ये एडीसी का क्षेत्रफल जो है वो एबीसी के क्षेत्रफल का 3 बटा में 2 गुना हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर पर एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनके चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी जो है
वो है 200 किलोमीटर, यानी स्टेशन ए हो गया और स्टेशन बी हो गया, और इनके बीच की दूरी जो है वो है 200 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें कि ए चलती है, एक रेलगाड़ी चलती है ए से और दूसरी रेलगाड़ी चलती है बी से, और ये दोनों जो रेलगाड़ी मिल रही है वो मिल रही है 110 किलोमीटर की दूरी पर। तो मान लेते कि वो मिल रही है यहाँ पर, ये हो जाएगा 110 किलोमीटर, यानी कि पहली रेलगाड़ी भी आ जाएगा यहाँ पर और दूसरी रेलगाड़ी भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो एक कितना दूरी तय कर रहा है, ये दूरी तय कर रहा है 110 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितना है, ये है टोटल 200 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बच जाएगा, ये कल बच जाएगा 90 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 110 किलोमीटर तक कवर हो गया, शेष बचा है 90 किलोमीटर। ये 90 किलोमीटर जो दूरी तय कर रहा है वो दूसरी रेलगाड़ी तय कर यहाँ पर आ रहा है 110 के पास, कभी जाकर दोनों मिलता है। यहाँ से मान लेंगे कि ये x है और ये y है। ठीक है, यहाँ से x के लिए दूरी कितना हो जाएगा, x के लिए जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 110 किलोमीटर, और y की दूरी कितना हो जाएगा, y के लिए दूरी हो जाएगा 90 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि टाइम दोनों का इक्वल है। जब टाइम इक्वल होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही चाल का रेशियो होता है, यानी कि इनके चालों का अनुपात आ जाएगा, वो आ जाएगा v1 इंटू का v2, यानी कि x अनुपात का y आ जाएगा, वो आ जाएगा 110 अनुपात का 90। तो एक दूसरे की कैंसिल आउट, यानी कि 11 अनुपात का 9, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए बी और सी साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपया था, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि बी के निवेश जो है और सी के निवेश का 2/3 गुना है। यहाँ से मान लेते हैं कि ये ABC हो गया। ठीक है, और सी का निवेश जो था वो था 3 रुपया। जब सी का निवेश 3 रुपया था तो बी का निवेश कितना हो जाएगा, बी का निवेश हो जाएगा सी का 2/3, यानी कि बी का निवेश हो जाएगा 2, क्योंकि 3 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि ए का निवेश जो है वो बी के निवेश का 3 गुना है। ए का निवेश जो है वो बी के निवेश का 3 गुना, इनकी ये 3 गुना इनकी 6 हो जाएगा। ठीक है, इनके राशियों का अनुपात आ गया तो आ गया 6:2:3 का। ठीक है, और टोटल राशि कितना दिया है, वो दिया है 6600 रुपया। तो जगह अनुपात में 3 और 2 5, 5 और 6 11, यानी 11 का मान जो दिया है वो दिया है 6600 रुपया, इसलिए एक बराबर में हो जाएगा ये 600 रुपया। तो पूछा है बी का हिस्सा कितना है, तो बी का अनुपात में कितना है, 2 है। यहाँ से हो जाएगा 2 बराबर में 600 इंटू का 2, यानी कि ये हो जाएगा 1200 रुपया जो है वो बी का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23 है, इसे परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 40 छात्रों वाली कक्षा ए का द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23 है, क्योंकि 40 छात्रों वाली कक्षा ए का प्राप्तांकों का माध्य कितना है, यह है 23। ठीक है, और फिर दिया कि 45 छात्रों वाली कक्षा बी में 45 छात्रों वाली कक्षा बी में इसके प्राप्तांकों का माध्य कितना है, यह है 22। ठीक है, इसका अगर हम योग निकालेंगे 40 छात्रों का तो इसका योग हो जाएगा 23 इंटू का 40, और इसका योग हो जाएगा 22 इंटू का 45। तो हो जाएगा दोस्तों 0 4 3 12 के 2 हासिल 1 4 2 8 और 1 9 1 920 हो जाएगा 40 छात्रों वाली ए के प्राप्तांकों का योग, और ये हो जाएगा 45 छात्रों वाली बी के प्राप्तांकों का योग, ये हो जाएगा 45 दूनी 90 के 0 हासिल 9, 45 दूनी 90 और 9 99 के 990 हो जाएगा इसका योग। तो अगर इन सभी का योग अगर देखते हैं तो हो जाएगा 0 9 2 11 के 1 9 9 18 और 1 19 1910 हो जाएगा इस टोटल छात्रों के प्राप्तांकों का योग। तो औसत निकाल लेंगे, यानी 40 और 45 यानी कि 85 छात्रों वाली का माध्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1910 टोटल योग है, और टोटल संख्या कितना हो जाएगा 40 और 45 यानी कि 85। हमसे पूछा गया है कि दोनों कक्षा के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका एवरेज और इसका एवरेज का अनुपात पूछा है। अनुपात निकाल देंगे, अनुपात बराबर में हो जाएगा ये 1910
बाटा में 85 और अनुपात का हो जाएगा ये 23। ठीक है, ये भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1910 अनुपात का 23 इंटू का 85। ठीक है, तो ये दोस्तों कट जाएगा 5 से, क्योंकि ये कट जाएगा 17 5 85 और ये 25 15 4 5 8 40 1 5 दूनी 10, ये गुना आ जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा 382 अनुपात का ये 17 51 के 1 हासिल 5 17 दूनी 34 34 और 5 39 यानी कि 391। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे यानी कि 1.5 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है, उस लड़की की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना दिया है, यह दिया है 3/2 यानी कि 1.5 घंटा दिया है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस बराबर में होता है 4 गुने समय, यानी कि यहाँ से डी बराबर में हो जाएगा 8 इंटू का 1.5, तो हो जाएगा 8 एकम 8 8 4 12 यानी कि 12 किलोमीटर यहाँ से आ गया डिस्टेंस। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ से टाइम कितना है, यहाँ से टाइम जो है स्कूल से वापसी के दौरान वो आधे घंटे आराम करता है, क्योंकि यहाँ से टाइम हो जाएगा टोटल टाइम लग रहा है उसको 3/2 घंटा यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में आधे घंटा आराम कर लेता है, उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम जो लग रहा है 1 घंटा का लग रहा है वापसी के समय। ठीक है, और दूरी कितना हो जाएगा, दूरी जो है वो 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है, क्योंकि टोटल दूरी है 12 किलोमीटर और वो 1 किलोमीटर के छोटे रास्ते से जाता है, दूरी हो जाएगा 11 किलोमीटर। यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से आ गया डी आ गया और यहाँ से टाइम आ गया, तो चाल निकाल देंगे, तो डी बराबर में होता है डी/टी यानी कि 11/1 यानी कि इसका चाल आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना की वृद्धि करना पड़ रहा है, वो कर रहा है 8 से 11 यानी कि 3 का वृद्धि करना पड़ रहा है, और किससे वृद्धि हो रहा है, वो 8 से हो रहा है, यानी कि 3/8 गुने में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि उसके चाल में। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25 चौक 100 इनकी 25 दी आई 75/2, ये हो जाएगा 37.5% उसके चाल में वृद्धि करेंगे तो सही समय पर पहुंच जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 0.3 भागा इनकी सरलीकरण है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 0.3 भागा का है 0.6 गुने 2/3 और ये गुने 0.2, फिर है 0.2 गुने 2 और भागा का है 1/2 और ये प्लस का 0.2। ठीक है, यहाँ से भागा है, यहाँ से 2 भागा 1/2 यानी कि हो जाएगा 4। तो जब ये हो जाएगा 4 और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 और प्लस का ये हो जाएगा 0.2, तो 0.8 और 0.2 ये हो जाएगा 1। जब 1 को गुना करेंगे 0.2 में तो ये हो जाएगा 0.2, यानी कि यहाँ पर आ गया इतना मान। यहाँ से इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 0.2 और ये 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 0.4 और ये है 0.3 के 0.3 भागा का 0.4 और ये इंटू का 0.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 2 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 0.3 भागा 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0.15। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a, इसका जो मान दिया वो 6:7:8 है और a+b+c का मान 14 है, तो c का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a और इसका जो मान दिया है वह दिया है 6:7:8 और इन सभी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a+b का मान वो हो जाएगा 6 और b+c का मान हो जाएगा 7 और c+a का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1a और 1 और ये 1b और 1b 2b और 1c और 1c 2c, इनके सब 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 और कोमल लेंगे तो यहाँ से 2 इंटू का a+b+c और यहाँ पर इसका जो हो जाएगा
8 7 15, 15 6 21, यानी कि 21। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी और प्लस सी का मान हो जाएगा 21/2। ठीक है, यहाँ से पूछा जो है हमसे सी का मान कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो आएगा 21/2। और यहाँ से अगर देखते हैं तो ए प्लस बी का मान है 6, क्योंकि अगर इन तीनों में से अगर हम ए प्लस बी का मान घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा सी का मान। तो यहाँ से हम लिखेंगे सी बराबर में हो जाएगा 21/2 और माइनस के हो जाएगा 6, तो 2 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 21 - 6 दूनी 12 और बटे में हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9/2। ठीक है, और यहाँ पर दिया ए प्लस बी प्लस सी का मान 21/2 और इसका जो मान दिया है 21/2 का मान जो दिया है वो दिया है 14। यहाँ से ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 7 तेरी 21 और ये हो जाएगा 1 बराबर 2 दूनी 4/3। तो 1 का मान आएगा 4/3 अनुपात में, और यहाँ का सी का मान कितना है 9/2। तो यहाँ से हो जाएगा सी का मान 9/2 है, जिसको गुना कर देंगे 4/3 से तो वह 4/3। तो ये हो जाएगा 3 के 9 और ये 2 दूनी 4, यानी कि सी का मान जो आ गया वो आ गया 6। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार 1 mm त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए हैं। कितने शंकु बनाए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा शंकु के संख्या बराबर में, इनकी शंकु की संख्या कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा किसको पिघलाया जा रहा है, बेलन को, इनकी बेलन का आयतन और बटे में हो जाएगा शंकु का आयतन। ठीक है, यहाँ से बेलन का कितना हो जाएगा आयतन, ये हो जाएगा πr² एच और शंकु का हो जाएगा 1/3 πr² एच। जैसे पाई से पाई कैंसिल और ये भागा में 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, क्या आ जाएगा 3r² एच और बटे में जाएगा r² एच, जिसमें कि बेलन का त्रिज्या कितना दिया है, वो दिया है 3 सेंटीमीटर। इनके यहाँ हम लिख सकते हैं 3 इंटू का r² इनके 3 के 9 इंटू का एच कितना है 5 है और बटे में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि शंकु का जो त्रिज्या है वह है 1 mm, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, यानी कि 1/10 का स्क्वायर इंटू का हो जाएगा एच कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 × 9 × 5 और ये हो जाएगा 1/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा फाइनली 9 × 5 = 45 और 45 या 135, यानी कि 135 और 2 13,500 शंकुओं की संख्या आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि a बराबर में 17, b बराबर में 15 और c बराबर -128 का 1/4 है तो AQ + BQ + CQ - 3ABC का मान कितना होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं कि a + b और +c का जब मान आ जाएगा 0, यहाँ पर होता है AQ + BQ और +CQ - 3ABC का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। यहाँ से आना चाहिए a + b + c का मान 0। यहाँ से a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 17 और b का जो मान दिया है वो दिया है 15 और c का जो मान दिया है वो दिया है -128 का 1/4। तो 4 3 12 और ये 4 दूनी 8, इनके c का मान दिया है -32। तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो हमको आना चाहिए 0। तो 7 × 5 = 12, 12 और 1 × 1 2 और 1 3, इनके यहाँ पर से आ जाएगा 32 - 32 यानी कि 0। इन सभी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर 480 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगा? मान लीजिए वो संख्या जो है x, क्योंकि x के 1/5 को गुना करने पर और उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर, यानी कि इसी x के 2/3 गुना करने पर और इन दोनों का गुणनफल जो दिया है वह दिया है 480। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² इंटू का 1/5 इंटू का 2/3 बराबर में हो जाएगा 480। ये दोस्तों कर जाएगा 24 दूनी 48 240। यहाँ से x² का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 240 इंटू का 5×3 = 15। यहाँ से x² का मान हो जाएगा 0, 15 × 60 के 0 हासिल 6 29 और 6 36 यानी कि 3600। जैसे x² का मान आएगा 3600। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा
तो ये अंडर रूट का 36 यानी कि 60, तो संख्या जो है वो है 60, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा के लिए श्रेणी में रखा गया और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों यहाँ से मान लेंगे कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो थी वो थी 100, टोटल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100, जिसमें कि 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 100 का 82% निकालेंगे तो हो जाएगा 82, इनके 82 छात्र उत्तीर्ण हुए। और फिर आगे बोला है 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, 2% छात्रों को, तो 100 का 2% निकालेंगे तो हो जाएगा 2 छात्रों को पुनः परीक्षा के लिए रखा गया, तो कितने टोटल हो गए? टोटल हो गए 82 2 84, यानी कि 84 छात्र ऐसे हैं जो पास या पुनः परीक्षा के लिए रखे गए हैं। तो कितने फेल बच गए? फेल जो बच गए वो 100 में से 84 जाएगा तो हो जाएगा 84 6 90 और 10 100, इनके 16 छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, इनको किसी के लिए नहीं बुलाया गया है। तो इसी 16 का जो मान दिया है वो आ दिया दोस्तों कितना? 592। यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 592 और बट्टे में 16, एक आ जाएगा 4 चौके 16 और ये 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, 3 4 आठे 32 और एक आ जाएगा 4 3 12 2 7 चौक 28, यानी कि 1 का मान जो आ गया वो आ गया 37। ठीक है, यहाँ से पूछा गया है कि टोटल छात्रों की संख्या कितना था, तो टोटल छात्रों की संख्या कितना माने? 100 माने, इसलिए 100 बराबर में हो जाएगा 37 इंटू का 100, टोटल छात्रों की संख्या जो है वो है 3700, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो दोस्तों यहाँ से मान लेते कि बी की ऊंचाई जो है वो है 100। ठीक है, जब बी की ऊंचाई हो जाएगा 100 तो ए की ऊंचाई कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बी से 25% कम, इनकी 100 का 25% निकालेंगे तो हो जाएगा 25, तो 25 कम 100 से तो हो जाएगा 75। ठीक है, तो बोला है आगे कि बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, इनकी बी की ऊंचाई जो है वो ए की तुलना में कितना % अधिक है? ये कितना अधिक है? ये जो अधिक है 25, इनकी 25 अधिक है, और किससे अधिक है? तो ए की तुलना में, इनकी ए का आ जाएगा बट्टे में इनकी 75 और गुने में हो जाएगा 100, ये कर जाएगा 25 3 75 और यहाँ पर ये आ जाएगा 33.33%, यानी कि लगभग का 33% जो है वो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, उसके एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों और कटीले तार की बाड़ लगाई जानी है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कि आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ABCD एक आयताकार खेत, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, जिसकी लंबाई जो है वो है 16 मीटर। ये टोटल लंबाई है 16 मीटर और ये लंबाई है 12 मीटर। ठीक है, ये मीटर में तो बोला है उसके एक चौड़ाई वाले भाग को, यानी कि ये वाला एक भाग छोड़ दिया जाता है। ठीक, बाकी 1 2 3 गो लगाया जाता है कटीले तार को। तो इस कटीले तार को लगाने का पूरा खर्च कितना होगा, यहाँ से निकाल लेंगे। आयत का परिमाप कितना होता है? ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप बराबर में होता है 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई, यहाँ से आ जाएगा 2L प्लस का 2B। ठीक है, 2L 2 लंबाई प्लस का 2 चौड़ाई माइनस का B, यहाँ से आ जाएगा 2 लंबाई और प्लस का हो जाएगा चौड़ाई, यानी कि इतना ही को जो कटले तार से घेरा जाता है उसका खर्च कितना होगा। यहाँ से होगा 2 इंटू का लंबाई कितना है? वो है 16 और प्लस का होगा चौड़ाई यानी कि 12। देखो 16 दूनी 32 प्लस का ये 12 इनकी हो जाएगा 44 मीटर। ठीक है, यानी कि जिस आयताकार खेत को कटले तार द्वारा घेरा जाना चाहिए उसका जो लंबाई है वो 44 मीटर। ठीक है, और इसका प्रत्येक सेंटीमीटर का जो है वो 25 पैसे के दर से लगाया जा रहा है। क्या सोचेगा? खर्च बराबर में हो जाएगा, वो हो जाएगा 44 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 44 गुने में 100 और ये हो जाएगा इंटू का 25 पैसा, इनकी 25 बटे में 100। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का दाम जो है वो 25 पैसा है, तो रुपया में बदलेंगे तो 25 बटा में 100 करना पड़ेगा। ये करेगा 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से हमारा जाएगा खर्च 25 चौक 100 के 0 हासिल 10, 25 चौक 100
100 और 10 110, यानी कि 1100 रुपया जो है इसका टोटल खर्च आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रहीम ने 45 रुपये प्रति केजी के दर से 20 केजी संतरे खरीदे और 54 रुपये प्रति केजी के दर से बेचे। इस अवधि के दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे को 10 रुपये प्रति केजी के दर से बेचे तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से रहीम का कितना सीपी हो जाएगा, रहीम का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, रहीम का क्रय मूल्य वह हो जाएगा 20 केजी संतरे खरीदता है और वो खरीदते 45 रुपये प्रति केजी के दर से, यानी कि 1 केजी का दाम है 45 रुपया, तो 20 केजी का दाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 दूनी 90, यानी कि 900 रुपया। ठीक है, जिसमें कि वो 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है और इस दौरान वो 1.5 केजी संतरे खराब हो जाते हैं, क्योंकि 54 रुपये प्रति केजी की दर से कितना संतरा बेचता है, तो उसका SP1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 54 इंटू का 1.5 केजी। जब खराब हो जाते हैं 20 केजी में, तो कितना बेच रहा है, यह बेच रहा है 18.5 केजी, इनकी 18.5 केजी ये बेच रहा है 54 की दर से। और दूसरा SP2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो खराब संतरे बच रहे हैं यानी कि 1.5 केजी, उसको बेच दे रहा है 10 रुपये प्रति केजी की दर से, यानी कि 1.5 केजी को बेच रहा है 10 के दर से। तो यहाँ से कितना जगह SP1, ये हो जाएगा 185 इंटू का 54। यहाँ से पहला SP कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18.5 गुणे 54, यानी कि हो जाएगा 999 रुपया में। और दूसरे का इसके कितना हो जाएगा SP2 हो जाएगा 1.5 गुणे 10, यानी कि इसका हो जाएगा 15। तो टोटल इसका SP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 14 का 4 हासिल 1 9 और 1 10 10 और 1 11 के 1 हासिल 1 9 और 1 10, यानी कि 214 रुपये में वो वस्तु को बेच रहा है। और खरीदा था कितने में, वो खरीदा था 900 रुपये में। इसको लाभ कितना का हो रहा है, उसको लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है 214 माइनस का 900, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और ये 10 में से 9 हो जाएगा 114 रुपये का लाभ हो रहा है। और किससे लाभ हो रहा है, तो वो लाभ हो रहा है 900 रुपया से, कि बटे में हो जाएगा 900 इंटू का ये हो जाएगा गुने का 100, तो डबल से डबल जो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा दोस्तों 33 के 9 और ये 33 के 9 2 और 3 के 24, 38 बट्टा में 3, 38 बट्टा 3 हम लिख सकते हैं, ये 12 3 36, क्योंकि 12 3 36 बचा 2, क्योंकि 12 सही 2 बट्टा में 3% के उसको लाभ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है और हल न किए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/2 अंक काटा जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और उससे यहाँ पर 900 अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ से 900 अंक नहीं होगा, यहाँ पर होगा 90 अंक, लेकिन 90 अंक प्राप्त हुए, तो उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है। तो दोस्तों मान लेते हैं तो सभी के सभी प्रश्नों को सही कर दिया है, तो उसको कितना अंक मिलेगा, यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 120, तो उसको जो मिलेगा सही पर वो 120 मिलेगा। और फिर मान लेते हैं कि सभी के सभी प्रश्नों को गलत कर दिया है, तो सभी प्रश्नों को जब गलत कर देगा तो कितना अंक कट जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 60, क्योंकि माइनस में चला जाएगा 60 का। और उसको टोटल पर कितना मिल रहा है, गलती और सही करने के बाद उसको मिल रहा है टोटल अंक, वो मिल रहा है 90 अंक। ठीक है, तो यहाँ से इसको बना देंगे एलिगेशन मेथड से, ये हो जाएगा 120 में से 90 जाएगा 30 और ये 90 में से 60 जाएगा इनकी 150, यहाँ से आ जाएगा ये 30 5 150, इनकी 5 अनुपात का 1 आ गया, ये अनुपात में आ गया टोटल प्रश्नों की संख्या। और टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है, वो है 120, यानी कि 5 और 1 6 अनुपात बराबर में दिया है 120, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 20 छक्के 20 से। तो सही प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 5 100, ये सही वाला है और ये गलत वाला है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x बट्टा में 2y बराबर में 6 बट्टा में 7 है और x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई प्लस 14 बट्टा में 19, तो इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि x बराबर में 6, यानी कि x बट्टा में 2y बराबर में दिया है 6 बट्टा में 7, दोनों तरफ है कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा x बट्टा में 6 और 2y बराबर में आ जाएगा 7, यहाँ से y का मान लिख सकते हैं 7 बट्टा में 2, यानी कि 3.5। यहाँ से पूछा x माइनस वाई, x माइनस वाई और बट्टे में x प्लस वाई और प्लस का 14 बट्टा में 19 का मान पूछा है। तो x माइनस वाई यानी कि अगर 6 में से 3.5 जाएगा तो ये बचेगा 2.5, 2.5 और बट्टे में हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस का 3.5 यानी कि 9.5
और ये हो जाएगा प्लस का 14/19। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 5×25 और ये 19×5 = 95, यानी कि 5/19 प्लस का 14/19, यहाँ से 19 एलसीएम हो जाएगा, देखो 14×5 = 19/19, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर में 2 - √3 है तो x - 1/x का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि x बराबर में 2 माइनस का √3 है, तो अगर इसको हम निकालेंगे 1/x, तो हो जाएगा 1/2 माइनस का √3। तो इसका हर पर में कर्ण करेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस का √3 से ऊपर गुना और बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस √3 से नीचे गुना, ये हो जाएगा a - b और a + b, इसका होता है a² - b²। तो ऊपर हमारा बच जाएगा 2 प्लस का √3 और बटे में हो जाएगा a² यानी कि 4 माइनस का √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस का √3, यानी कि 1/x का माना गया 2 प्लस का √3 और x का मान दिया 2 माइनस √3। इन दोनों का अंतर पूछा है, यानी कि इन दोनों का माइनस पूछा है, यहाँ से x माइनस का 1/में x बराबर में 2 माइनस का √3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का √3, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट और ये माइनस का √3 और माइनस का √3 यानी कि माइनस का 2√3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3 यातायात सिग्नल क्रमशः 48, 72, 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि वे 8:20 पर पहली बार एक साथ बदलना शुरू होते हैं तो वे फिर से एक साथ किस समय बदलेंगे। इनका एलसीएम निकाल लेंगे, इनके यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 48, 72, 108 का 48, 72 और 108 का एलसीएम, ये दोस्तों जाएगा 3 से, यानी कि 16 × 48 और ये 24 × 72 और 3 × 9 6 × 18, फिर ये जाएगा 4 से, यानी कि ये हो जाएगा 4 × 16, 6 × 24 और 9 × 36, फिर जाएगा ये दोस्तों 3 से, यानी कि 4, 3 दूनी 6 और 3 × 9, फिर ये जाएगा 2 से, ये होगा 2 दूनी 4, 2 × 2 3, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 36 और 36 × 108 और 108 × 4, यानी कि 108 × 4, ये हो जाएगा 432, यानी 432 सेकेंड के बाद ये सिग्नल जो है वो बदलना शुरू होगी। तो पहले कितना बदली है, ये बदली है एक साथ 8:20 पर, तो 432 सेकेंड का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 432 सेकेंड का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × का अगर हम 7 करते हैं, ये हो जाएगा 7 × 42 420 सेकेंड, तो 420 सेकेंड हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 7 मिनट। यहाँ से जुड़ जाएगा ये 7 मिनट, कितना अभी बच रहा है, अभी बच रहा है 12 सेकेंड, यानी कि यहाँ से समय जो हो जाएगा 8:27 और 12 सेकेंड पर ये सिग्नल जो है वो एक साथ फिर बदलेंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। खिड़की से तल पर बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है और बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से एक तो इमारत है, तो मान लीजिए कि ए भी हमारा एक इमारत है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये इमारत हो गया, और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर एक तो खिड़की है, ये हो गया खिड़की, ठीक है, इसको देते हैं नाम सी, ठीक है, और यहाँ पर एक तो बिंदु है पी, ठीक है, तो इस खिड़की से बिंदु पी का जो अवनमन कोण है वो कितना दिया दोस्तों, वो दिया है 30 डिग्री का, यानी कि ये वाला जो कोण दिया है वो दिया है 30 डिग्री का, और फिर दिया कि इमारत के शीर्ष बिंदु और बिंदु पी से जो अवनमन कोण है वो दिया है 60 डिग्री का, यानी कि ये वाला जो कोण दिया है वो दिया है टोटल 60 डिग्री का। तो पूछा है कि इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री है, अगर चलते हैं त्रिभुज बी सी पी में, तो 30 डिग्री सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 1 और नीचे होता है √3, ठीक है। अगर पूरा में चलते हैं त्रिभुज ए बी पी में, तो 60 डिग्री सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 और नीचे वाला हो जाएगा 1, यानी कि ये तो है √3, ये हो जाएगा √3 गुना, इसको भी होना पड़ेगा √3 गुना, तो हो जाएगा √3 गुना √3 यानी कि 3, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा √3। तो पूछा क्या है, पूछा है कि इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जो कि खिड़की जो है और तल से 10 मीटर ऊंची है, यानी कि ये वाला जो दिया है ऊंचाई वो दिया है 10 मीटर, ठीक है। ये जब 10 मीटर दिया है,
यहाँ से एक का मान जो दिया है वो दिया है 10 मीटर का, ठीक है। यहाँ से टोटल कितना है, टोटल है 3 मीटर, इनके 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुने 3, इनकी इमारत की ऊंचाई जो है वो है 30 मीटर का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए और बी दोनों ने एक समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। एक वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि पी जो है वो है 1000 रुपया और टाइम जो है टाइम है 1 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर रेट दिया है ए के लिए, ए का रेट दिया है कितना दोस्तों, यह दिया है 8% और बी का रेट कितना दिया है, बी का जो रेट दिया है वो दिया है 5% अर्धवार्षिक, इनकी 6 महीना पर लग रहा है। तो यहाँ से ए का अगर ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा ए के लिए ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा पी आर टी बटा में 100 यानी कि 1000 इंटू का आर यानी कि 8 इंटू टी 1 वर्ष और बटे में हो जाएगा 100, तो डबल से डबल कैंसिल आउट यानी कि इसका हो जाएगा ब्याज 80 रुपया, ठीक है। और बी के लिए निकालते हैं अगर सी आई तो बी के लिए कितना हो जाएगा, टोटल मूलधन है 1000 मान है तो 1000 का अगर 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 का 5%, ये हो जाएगा 50 रुपया। एक वर्ष का हो गया इसका ऐसे ही 50, दूसरे वर्ष का हो गया ऐसे ही 50 रुपया, लेकिन दूसरे वर्ष का में कितना हो जाएगा ब्याज, ये हो जाएगा 50 का अगर 5% फिर निकालेंगे ये हो जाएगा 5×25 यानी कि 2.5, ये आ गया 2.5। तब पी के लिए कितना हो गया टोटल ब्याज, हो गया 50 और 50 100 और 2.5 यानी कि 102.5 हो गया, ठीक है। जैसे अनुपात बराबर ज्ञात कर लेंगे तो अनुपात बराबर में हो जाएगा 102.5 और अनुपात का हो जाएगा ये ए के लिए कितना है, यह है 80 रुपया यानी कि 80। क्या हम लिख सकते हैं 1025 बट्टा में 10 अनुपात का 80, तो ये 10 भागा में इधर देखो तो हो जाएगा गुना में यानी कि 1025 अनुपात के ये हो जाएगा 800, ठीक है। ये हो जाएगा 5 से यानी कि 5 दूनी 10, 0 5 है 25 और ये 16 5 80, फिर जाएगा 5 से क्योंकि 5 के 20 और 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 25 15 1 5 दूनी 10 यानी 41 अनुपात 32 का जो आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर है तो OP की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, तो बना लेंगे O केंद्र वाला एक वृत्त, ये हो गया O केंद्र वाला एक वृत्त और बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PT यानी कि यहाँ से मान लीजिए ये बाह्य बिंदु P हो गया और इससे जो खींची गई है स्पर्श रेखा PT, ये P और T ये स्पर्श करिए वृत्त के बिंदु Q पर, यहाँ पर ये हो गया Q, ठीक है। यदि PQ की लंबाई 30 सेंटीमीटर कि PQ की लंबाई जो है वह है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से इसको और मिलाते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B वृत्त का व्यास, ठीक है, जिसमें O इसका केंद्र हो गया। तो वृत्त का व्यास कितना दिया है, वृत्त का व्यास जो दिया है वो दिया है 32 सेंटीमीटर यानी कि ये वाला जो दूरी दिया है वो दिया है 32 सेंटीमीटर का, ठीक है। तब पूछा है कि OP की लंबाई कितनी होगी यानी कि O और P की लंबाई कितनी होगी। यहाँ से ये दोस्तों अगर इसको मिला लेते हैं, ये हो गया हमारा O केंद्र। ये जब दोस्तों हो गया वृत्त का व्यास AB यानी कि वृत्त की व्यास जो गया AB, तो O और Q कितना हो गया, A हो गया OQ यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी कहते हैं त्रिज्या। ये हो जाएगा हमारा 16 क्योंकि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, ये हो जाएगा 16 और ये हो गया 30। वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा जो होता है उस पर जो लंब डाला जाता है इनकी रेखा होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कोण OQP बराबर में 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है कर्ण, यानी कि यहाँ से जगह OP कर्ण, यहाँ से OP का स्क्वायर बराबर में लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा PQ का स्क्वायर। यहाँ से OP बराबर लिख सकते हैं OP स्क्वायर बराबर में OQ की लंबाई जो है वह है 16, 16 का स्क्वायर प्लस का PQ का यानी कि
30 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 16 से लगेंगे 256 प्लस का ये जो 3 इसका स्क्वायर यानी कि 900, ये हो जाएगा 9 2 1156, ये ओपी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से ओपी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट का 1156। 1156 किसका वर्गमूल होता है? यह होता है 34 का, यानी कि ओपी की लंबाई जो आ गया वो आ गया 34 सेंटीमीटर। ये वाला आ गया ओपी 34 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा ए बी और सी है और इसका कोण सी है। त्रिज्या आर वाला एक वृत्त त्रिभुज के 3 भुजाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी है, ये होगा हमारा एबीसी एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें कि सी कोण है और ए और बी जो है वो लंब और आधार है, और इसमें जो है त्रिज्या आर वाला एक वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रही है, यानी कि यहाँ से ये हो गया वृत्त और इसका जो त्रिज्या है वो है आर। तो समकोण त्रिभुज की अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होता है यानी कि स्मॉल आर, वो होता है लंब प्लस आधार माइनस कोण बाई 2, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बटा में 2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कॉट ए बराबर में 1 बटा में √3 है तो 1 माइनस कॉस 2a बटा में 1 प्लस कॉस 2a का मान कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ से दिया कि कॉट ए बराबर में दिया है 1 बटा में √3, तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर में कॉट 60 डिग्री, क्योंकि कॉट 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1 बटा में √3। यहाँ से कॉट से कॉट कैंसिल आउट, यानी कि ए का मान जो आ गया वो आ गया 60 डिग्री। यहाँ से पूछा गया है 1 माइनस का कॉस 2a और बटे में 1 प्लस का कॉस 2a का मान, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a यानी कि 60 दूनी 120 यानी कि कॉस 120 डिग्री, और ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कॉस 120 डिग्री का मान वो होता है माइनस का 1 बट्टा में 2, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस 1 बट्टा में 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये माइनस का 1 बट्टे में 2, तो हो जाएगा 1 प्लस का आधा यानी कि 1.5, तो ये हो जाएगा 3 बट्टे में 2, और ये हो जाएगा 1 में से आधा जाएगा यानी कि आधा की 1 बट्टे में 2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 बट्टा में 2 गुना ये 2 बट्टा में 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा आ जाएगा 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 1 बट्टा में 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस का 1 बट्टा में 2 इंटू 3 इंटू 4 को सरल कर इतना का मान क्या होगा? यहाँ से दिया है कि 1 बट्टा में 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 3 दूनी 6 प्लस का ये 1 बट्टा में 4 3 12 दूनी 24 प्लस का 1 बट्टा में ये 5 की 20 है 60 प्लस का 1 बट्टा में ये 6 5 30 30 चौके 120 यानी कि 120, इसका मान क्या होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 20 6 के 20 यानी कि 20 प्लस का ये हो जाएगा 24 5 120 यानी कि 5 प्लस का ये हो जाएगा 7 दूनी 120 यानी कि 2 प्लस का ये 1, ये हो जाएगा 2 और 3 3 5 8 8 और 20 28 यानी कि 28 बट्टे में हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 100 चौक 28 और ये 30 चौके 120 यानी कि 7 बट्टे में 30 इसका मान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी और उस पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदा, सीपी जो है वो है 70,000, ठीक है, फिर आके बोल रहा है तो उस पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय किया, उसका भी छोड़ते हैं। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता, कि वो 15% कम पर खरीदा होता, तो अगर 70,000 का अगर 15% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा डबल 0 कैंसिल आउट, इनकी डबल 0 और ये 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, इनके 10,500 कम में खरीदा होता। तो एक्चुअली में कितना खरीदा होता? तो खरीदा होता 10,500 घटाएंगे 70,000 में, तो हो जाएगा 59,500, ठीक है। और यहाँ पर अतिरिक्त खर्चा कितना कर रहा है? अतिरिक्त खर्चा जो कर रहा है वो कर रहा है 5,000, कि 5,000 तो इसी में तो जोड़ेगा, इसको करेंगे 5,000 ऐड, तो इसके लिए टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 5 9 5 14 के 4 हासिल यानी कि 5 और 1 6 के 64,500 में उसका टोटल क्रय मूल्य पड़ा। तो बोल रहा है कि 15% लाभ कमाते तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा?
ऐसे विक्रयमूल्य ज्ञात कर लेंगे कि एसपी बराबर में हो जाएगा टोटल उसका क्रयमूल्य हो जाएगा 64,500 इंटू का 15% का लाभ यानी कि 115 बट्टे में 100, ये डबल से डबल कैंसिल आउट, यहाँ से इसके लिए आ जाएगा विक्रय मूल्य, वो आ जाएगा 74,175 रुपया उसके लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 9,000 रुपये की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 रुपया कम मिलते, तो छात्रों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि मूल छात्रों की जो संख्या है, मूल छात्रों की संख्या वो है 25। मूल छात्रों की जो संख्या है वो है 25, तो प्रत्येक छात्र को कितना मिलेगा? तो प्रत्येक छात्र को जो राशि मिलेगा वह मिलेगा कितना? टोटल राशि, टोटल राशि जो है वो है 9,000 रुपया, कि 9,000 रुपया और बट्टे में 25, तो ये मिलेगा 50-25 और ये 18-5 90 और ये कर जाएगा 25-15 3-5 360 रुपया। फिर आगे बोल रहा है कि यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती, यानी कि 25 से 20 अधिक होती, इनकी 45 हो जाता, तो ये जो राशि मिल रहा है कि अब मिलेगा कितना राशि प्रत्येक छात्र को? वो मिलेगा 45 दूनी 90 यानी कि 200 रुपया। ये जो राशि मिल रहा है और जो मूल छात्रों को जो प्रत्येक राशि जो मिल रहा है उससे जो है वो 160 रुपया कम मिलता है। अगर 20 छात्र अधिक हो जाते तो कितना कम मिलता? तो 360 में से अगर 200 जाएगा तो हो जाएगा 160, और इसी 160 का मान दिया 160 ही, तो 1 बराबर में हो जाएगा 1। तो मूल छात्रों की संख्या कितना माने? वो माने 25, इसलिए 25 बराबर में हो जाएगा 25 इंटू का 1 यानी कि 25, यानी कि मूल छात्रों की संख्या जो आ गया वो आ गया 25। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 31 से 34 निम्नलिखित तालिका 4 खिलाड़ियों द्वारा 4 खेलों में बनाए गए अंकों को दर्शाती है। प्लेयर ए बी सी और डी है, गेम 1 2 3 और 4 है। तो 31 में बोल रहा है कि सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? क्योंकि सभी खिलाड़ियों को मिलाकर अगर ए में देखते हैं कि प्लेयर ए का अगर देखते हैं तो गेम 1 में कितना करता है? 12, दूसरा में करता है 8, तीसरा में करता है 10, फिर करता है 6, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, किसका हो जा रहा है 36। और बी का अगर देखते हैं तो बी का है 0 8 6 4 8 14 14 4 18 है। और सी का देखते हैं तो सी का है 11 8 19 19 4 23 23 और 3 26, यानी किसका है 26। और डी का देखते हैं तो डी का है 10 12, ये हो जाएगा 22, 22 और 2 24, 24 और 8 ये हो जाएगा 32। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो है प्लेयर ए का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ये हो गया 31 नंबर का। 32 नंबर का देखते हैं तो 32 नंबर में क्या बोल रहा है कि सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों का औसत संख्या बताइए। तो ए द्वारा बनाए गए अंकों का कितना जो है वो है 36, क्योंकि 36 है और टोटल गेम कितना है वो है 4, इसका एवरेज हो जाएगा 9। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ये हो गया 32 का। 33 में देखते हैं तो 33 में क्या है? 33 में बोल रहा है कि सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? वो है 18, क्योंकि बी का जो मान है वो है 18। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। और 34 का देखते हैं तो 34 में बोल रहा है कि सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर क्या होगा? तो सी द्वारा बनाए गए कितना अंक है? 26 है। इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो सी का एवरेज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 और टोटल गेम है 4, फिर 2 दूनी 4 और ये 13 दूनी 26, यानी कि इसका एवरेज हो जाएगा 6.5। और डी का कितना है? डी का है 32, इसका एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32 बट्टा में 4 यानी कि 8। तो इन दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर कितना हो जाएगा? 8 में से अगर 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5, इसका एवरेज हो जाएगा अंतर 1.5। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 50 और 100 दोनों को छोड़कर के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अंक 5 होता है और ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है? कि 50 और 100 को दोनों को छोड़कर, तो पहला जो है 5 है और 5 से पूर्ण विभाजित है वो है 55, ठीक है। उसके बाद किसमें 5 है? उसके बाद है 65 में, और ये 5 से पूर्णतः विभाजित है। फिर है 75, उसके बाद है 85 और उसके बाद है 95 कि टोटल संख्या कितना आ जाएगा? जिसमें क्या अंत पे 5 है और ये 5 से पूर्णतः विभाजित है, हो जाएगा 2 3 4 5।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है। तो 301 से लेकर 399 तक, तो यहाँ से है 301 से लेकर 399 तक। यहाँ से अगर देखते हैं तो इकाई का स्थान पर 3 कितना बार आ सकता है, इकाई का स्थान पर 3 जो आ सकता है वो आ सकता है 10 बार, ठीक है। और दहाई का स्थान पर देखते हैं तो दहाई का स्थान पर कितना 3 आ सकता है, ये आ सकता है 10 बार। और यहीं अगर सैकड़ा का स्थान पर देखते हैं तो सैकड़ा का स्थान पर कितना आ जाएगा 3, वो आ जाएगा 99 बार, ठीक है। तो यहाँ से टोटल निकाल लेंगे तो ये जगह 9 और ये 9 एक 10 और एक 11, यानी कि 119 बार जो आएगा वो 3 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।